सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल के अंदर बहुत बुरी हालत में दौड़ते हुए देखते हैं। वो बहुत डरी हुई थी और उसकी हालत बेहद खराब थी। एक पेड़ के तने से टकराकर वो पत्थर पर गिर जाती है और रोने लगती है। तभी कोई उसका मुंह दबाकर उसे उठा ले जाता है। इसके बाद हम 6 लड़के लड़कियों के एक ग्रुप को देखते हैं। वो जंगल में किसी जगह को ढूंढ रहे थे। मिया नाम की लड़की के पास एक पुराना मैप था। असल में उन्होंने अफवाह सुनी थी कि इस जगह पर एक स्कूल था जो अचानक गायब हो गया है, इसलिए क्यूरियोसिटी में वो उस स्कूल को ढूंढने आए थे। खैर, वो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर मिया कहती हैं, मैप के हिसाब से अब यूनिवर्सिटी का गेट मिल जाना चाहिए, और तभी वो आगे एक गेट देख लेते हैं और उसी तरफ बढ़ जाते हैं। गेट पर हेल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। जेन कहती हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन मिया कहती है, हम इतनी मेहनत से इतनी दूर चले आए हैं, ऐसे कैसे वापस जा सकते हैं। बाकी लोग भी कहते हैं, हाँ पहले चेक तो कर लें, शायद कोई हमारी मदद कर दे। तभी एक लड़का वहां चिल्लाने लगता है कि यहाँ कोई है क्या। कोई जवाब न मिलने पर वो सब वापस जाने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें गेट की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाते हैं। वहां उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। वो उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग इस जगह को ढूंढ कैसे पाए? मैट कहता है, हम सब पहाड़ पर हाइकिंग करते करते रास्ता भटक गए थे और जंगल में ये पुराना स्कूल मिल गया। जेरोम कहता है, आपके पास पानी मिल सकता है क्या? बुजुर्ग गेट खोल देता है और सबको अंदर आने को कहता है, लेकिन जेन बहुत डर रही थी अंदर जाने से। जाते वक्त बुजुर्ग कहता है, याद रखना ये यूनिवर्सिटी 7 बजे के बाद बदल जाती है। इसका मतलब वो कुछ समझ नहीं पाते। आसपास के सारे स्टूडेंट्स उनको अजीब नजरों से देख रहे थे। वो सब ये देखकर बहुत डर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। ये देखकर वो डर जाते हैं और कहते हैं, चलो घर वापस चलते हैं। बुजुर्ग कहता है, वो मजाक कर रहे हैं, उन्हें सीरियसली मत लो। जेन कहती है, ये कैसा मजाक है, कोई उन्हें रोक क्यों नहीं रहा? बुजुर्ग कहता है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अंदर मिलेंगे। फिर वो प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचते हैं। जेन कहती है, बाहर जो दंगा हो रहा है इसके बारे में क्या आप सब जानती हैं? वो कहती है, इसकी चिंता मत करो, ये हमेशा होता रहता है। मिया पूछती है, यहाँ ट्यूशन फी कितनी है? मैडम वायलेट कहती है, यहाँ कोई ट्यूशन फी नहीं है, यहाँ सब कुछ फ्री है। लेकिन मैं साफ कर दूं कि ये दूसरी सामान्य यूनिवर्सिटीज जैसी नहीं है। जेन पूछती है, इसका मतलब क्या है? वो कहती है, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक के समय को हम ब्लडी नाइट या खूनी रात कहते हैं। यहाँ तुम जो चाहोगे सब फ्री में मिलेगा। यहाँ किसी को मारना भी अलाउड है। ये सुनकर वो सब बहुत डर जाते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हें घर में रहने की सलाह दूंगी। कमरा लॉक करके अंदर रहो। अगर बाहर गए तो हो सकता है तुम जिंदा वापस ना आओ। ये सुनकर मैट कहता है, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? किस तरह की बकवास बातें कर रही हैं आप? मैडम वायलेट फ्रांसिस्को को कहती है कि इन सबको उनके रूम में ले जाओ, और वो जेन से कहती है, डरना अच्छी बात है क्योंकि सिर्फ डर रहे तो ही तुम इस जगह पर सरवाइव कर पाओगी। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि एक समय आएगा जब तुम्हारे अपने दोस्त भी भरोसे के लायक नहीं रहेंगे। कभी बेफिक्र मत होना, वरना पता है क्या होगा। इसके बाद उन्हें हॉस्टल में ले जाया जाता है। सब रूम ढूंढने लगते हैं। जेन सिर्फ यही सोच रही थी कि ये जगह बहुत अजीब है। मैट जेन से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहती है, मुझे अपनी बहन एलिसन बहुत मिस हो रही है। मैट कहता है, चिंता मत करो, बस चिल करो, हॉस्टल समेत बाकी सब कुछ फ्री है। जेन कहती है, क्या कह रहे हो तुम तो पहले से ही स्कूल में पढ़ते हो ना? मैट तब उसे बताता है कि असल में स्कूल से उसे निकाल दिया गया है, यहाँ तक कि उसने अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बताया। जेन कहती है, इस जगह में कुछ गड़बड़ है, मैं फील कर रही हूँ। मैडम वायलेट ने जो कहा वो नॉर्मल नहीं है। किसी को मारना यहाँ लीगल है। आखिर ये कैसा स्कूल है? मैट कहता है, शायद उन्होंने हमें सिर्फ डराने के लिए कहा होगा। अब उनके रूल्स मानना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैट कहता है, क्या तुम सच में डर गई हो? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और तुम तो स्कूल की सबसे बहादुर लड़की थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम लड़के तुम सबकी रक्षा करने के लिए हैं, इसलिए अब रेस्ट करो। मैट उसे रेस्ट करने को कहकर चला जाता है, लेकिन जेन बाहर निकल आती है और कैंपस घूमने लगती है। तभी बैकग्राउंड में वो कहती है, मेरा पुराना स्कूल पहले ही नर्क का गड्ढा था। वो कहती है, यहाँ इतना शांत क्यों है? सारे स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? वो वहाँ एक पार्क का साइन बोर्ड देखती है, लेकिन वहाँ जंगल के अलावा कुछ नहीं था। वो वहाँ झूले पर बैठ जाती है। तभी ऊपर से मास्क लगाए कोई छलांग लगाकर नीचे आता है। जेन देखती है उसका हाथ कट गया है। जेन डरते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। लड़का कहता है, ये मेरा खून नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जेन अपना नाम बताती है। वो कहता है,
तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम जल्द ही यहाँ सरवाइव करने के लिए चाकू इस्तेमाल करोगी। ये कहकर वो एक चाकू निकालकर फेंक देता है। जेन डरकर पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और यहाँ का कोई भी तुम जैसा नहीं है, लेकिन अभी मैं तुम्हें फ्री में जाने दूंगा क्योंकि अभी 6:30 हैं। तुम्हारे पास अभी आधा घंटा बाकी है, इसलिए कमरे में जाकर सारी दरवाजे बंद कर लो। सब अब तुम्हारे दोस्तों पर नजर रख रहे हैं। ये कहकर वो चला जाता है। जेन डर के भागती हुई वहां से चली आती है। इधर वो सब बात कर रहे थे कि उनकी फैमिली उनकी कितनी बेफिक्र है। उनके मम्मी पापा सोच रहे होंगे कि वो कहीं पार्टी कर रहे हैं। डेव कहता है, इतनी ज्यादा चिंता मत करो, हमारे मम्मी पापा जरूर हमारी चिंता करते हैं। तभी अचानक वेंसा चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर वो सब दौड़कर उसके पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं वेनेसा असल में वाईफाई न होने की वजह से चीख रही है और कह रही है, यहाँ वाईफाई, फोन नेटवर्क कुछ भी नहीं है, मुझे मम्मी पापा को कॉल करना है, वो शायद मेरी चिंता कर रहे होंगे। वो मेकअप निकालने लगती है तो मिया कहती है, ये क्या कर रही हो? वो कहती है, सुंदर दिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर मुझे मरना भी हो तो सुंदर होकर मरूंगी। तभी वहां जेन आ जाती है और कहती है कि पार्क में उसे एक लड़के से मुलाकात हुई थी जिसके शरीर पर खून लगा था। उसने उन्हें वार्निंग दी थी। वो कहती हैं, हम यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। और तभी 7 बज जाते हैं, अलार्म बज उठता है, यानी ब्लडी नाइट शुरू हो गई है। सब उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके दबा लेते हैं। बाहर एक दूसरे को काट काट कर मार रहे थे। दरवाजा लॉक करके वो एक टेबल दबाकर रखते हैं। ये सब देखकर वो बहुत डर जाते हैं। सब रो रहे थे। कुछ देर बाद जब वो चले जाते हैं तो बाहर वो लड़का मरा पड़ा दिखाई देता है। जेन कहती है, सुबह हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। फिर सुबह वो वायलेट के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो इस जगह से जाना चाहते हैं। वायलेट कहती है, क्यों, तुम्हें क्या समस्या है? जेन कहती है, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? वो कहती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सरकार से मुक्त है, वो हमसे कभी संपर्क नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं, हम अभी इस भयानक स्कूल से जाना चाहते हैं। वायलेट कहती है, यहाँ हमारे रूल्स हैं, एक बार तुम यहाँ एंटर हो गए तो यहाँ से वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैट कहता है, हमें यहाँ से जाने दो। वो कहती है, नहीं, तुम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से यहाँ आए थे, इसलिए अब इसका फल भोगना ही पड़ेगा। जेरोम चीखकर गालियां देने लगता है और कहता है, हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। वो कहती है, ठीक है करो, लेकिन पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। अगर निकल पाए तो कोई नहीं रोकेगा, और अब मैं बिजी हूँ, तो तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो यूनिफॉर्म पहनकर क्लास चले जाओ। वेंसा चीखकर कहती है, क्या हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ हत्या के अलावा हम और क्या सीख पाएंगे? वायलेट कहती है, फिर भी हेल यूनिवर्सिटी एक स्कूल है और यहाँ के टीचर्स बेस्ट हैं। तुम दूसरे स्कूलों की तुलना में उनसे कहीं ज्यादा सीख सकते हो। यहाँ तक कि उनकी सैलरी भी नॉर्मल नहीं है, कभी कभी उन्हें डबल या ट्रिपल पैसे मिलते हैं। इसलिए अब देर मत करो, क्लास में चले जाओ, क्योंकि अगर स्कूल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट तुम्हें देख ले तो परिणाम बहुत भयानक होगा। इसके बाद वो स्कूल में आ जाते हैं। वॉशरूम में आकर वो कहते हैं कि हम अब यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे? तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और कहती है, तो तुम लोग वो नए स्टूडेंट्स हो? उस लड़की का नाम निकी है। वो कहती है, कल मैंने सुना कि 6 चूहे यहाँ घुस आए हैं। निकी कहती है, मैं तुम्हें एक टिप्स देना चाहती हूँ, अगर कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे तो तुम उसका हाथ काट दो, क्योंकि यहाँ दया दिखाना मतलब बेवकूफ़ी है। यहाँ सरवाइव करने के लिए कभी कभी एक दूसरे को काट कर खा भी लेते हैं। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अकेले चलती, क्योंकि किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं। वेंसा कहती है, हमें लेकर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम इस जगह से चले जाएंगे। वो हंसकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम कभी इस जगह से जा पाओगे? ठीक है, जब कोई रास्ता निकाल लो तो मुझे भी बता देना। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि एक बार यहाँ आने के बाद बाहर निकलना नामुमकिन है? ये कहकर निकी वहां से चली जाती है। इसके बाद एक क्लास में जेन और जेरोम पहुंचते हैं। जेन सबको देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सब नॉर्मल लग रहे थे। फिर वो निकी के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी पीछे 2 लड़कियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसे देखकर बाकी लोग चीयर करने लगते हैं। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सबको रोक देती है। नए स्टूडेंट्स को देखकर वो उन्हें इंट्रोड्यूस होने को कहती है। वो दोनों अपना नाम बताते हैं। जब जेरोम इंट्रोड्यूस हो रहा था तभी सब उसके तरफ कागज फेंकने लगते हैं। टीचर उन्हें फिर रोक देती है और क्लास शुरू करती है। वो उन्हें अमृत के बारे में पढ़ा रही थी, जिससे इंसान अमर हो सकता है, जो मौत को रोक सकता है। बहुत सालों से इंसान इस अमृत को ढूंढ रहा है ताकि मौत को रोक सके। कई लोग इसे ढूंढते हुए मर भी गए, लेकिन बहुत साल बीत जाने के बाद भी कोई इसमें सफल नहीं हुआ और धीरे धीरे लोग इस अमृत की बात भूल गए। तभी एक लड़की की चीख सुनकर वो सब क्लास से बाहर निकल आते हैं। तभी मिया मैदान में एक लटकता हुआ लाश देखकर जोर से चीखने लगती है। जेन एक लड़की से जान लेती है कि इस स्कूल में असल में 2 बहुत पावरफुल गैंग हैं। एक का नाम है ब्लैक गैंग और दूसरे का नाम है डेविल गॉड।
लड़की कहती है ये काम ब्लैक गैंग का है क्योंकि उसकी गर्दन में कील ठोंकी गई है जो उनका निशान है, और अब शायद बहुत भयानक लड़ाई होने वाली है क्योंकि ये लड़का रेस सिल्वानिया का इकलौता छोटा भाई था। जेन पूछती है रेस सिल्वानिया कौन है? वो कहती है डेविल गॉड का लीडर, और अब इन दोनों गैंग्स के बीच फिर से भयानक जंग शुरू होने वाली है, तुम लोग इनसे दूर ही रहना। इसके बाद क्लास में एक टीचर थोड़ी लेट आती है। निकी उसे कहती है आप लेट हो गई हैं, और क्या आपको पता नहीं कि सुप्रीम उन लोगों से नफरत करता है जो लेट आते हैं? जेन मन ही मन सोचती है ये लड़की कौन है और इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती है, और ये सुप्रीम आखिर है कौन? टीचर निकी से सॉरी कहकर क्लास शुरू करती है, लेकिन निकी सिर्फ जेन की तरफ अजीब नजरों से देखती रहती है और पूछती है क्या तुम सब कुछ जानती हो? जेन मन में सोचती है ये लड़की आखिर किस बारे में बात कर रही है, वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रही? जेन चुप रहती है तो वो उसका गाल पकड़कर कहती है मैंने तुमसे पूछा है कि क्या तुम सब कुछ जानती हो? जेन कहती है नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैं खुद सब कुछ जान लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो हंसती है और कहती है लेकिन लगता है तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हें मार डालेगी, फिर भी अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो वो तुम्हें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, या फिर तुम्हारे पास एक आसान रास्ता है, वो है रूल्स ब्रेक करना। जेन कहती है तुम मुझे अकेला छोड़ दो, अगर मुझे कोई बात जाननी होगी तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। निकी हंसकर अपना च्युइंग गम उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है अगर तुम जल्दी मरना नहीं चाहती हो तो चुपचाप रूल्स मानो और मुंह बंद रखो। जेन पूछती है तुम आखिर हो कौन? निकी कहती है मैं यहाँ के बड़े कुत्तों में से एक हूँ, कोई मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता जैसी तुम कर रही हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हारी तरफ मेरा अटेंशन है। जेन मन में सोचती है ये लड़की मुझे टेस्ट कर रही है, लेकिन मुझे सच में इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है। क्लास खत्म होने के बाद सब बात कर रहे थे कि उन्होंने स्कूल के कई जगहों पर खून देखा है। मिया कहती हैं क्या तुम लोगों ने उस लाल बालों वाले लड़के को देखा? सब कहते हैं यहाँ कोई लाल बालों वाला लड़का नहीं है। वो कहती है मैंने सच में उसे देखा था, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। सब कहते हैं तुमने लाश देखी थी, इसलिए शायद डर के मारे उल्टा सीधा देख लिया। फिर वो कहते हैं यहाँ जेन नहीं आई, सबकी यहाँ मिलने की बात थी। इधर हम देखते हैं कि जेन असल में निकी का पीछा कर रही थी, लेकिन निकी ये समझकर एक जगह छिप जाती है और पीछे से अचानक जेन पर हमला कर देती है और कहती है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम शायद नहीं जानती कि मैंने कितने लोगों को मार डाला है, क्या तुम भी उस लिस्ट में शामिल होना चाहती हो? नेक्स्ट टाइम मुझे परेशान मत करना। ये कहकर वो चली जाती है। इधर सब जेन का इंतजार कर रहे थे। मैट जेन को लेकर बहुत टेंशन में था क्योंकि मैट जेन को पसंद करता था। वेंसा कहती है पहले शांत हो जाओ, इतना घबरा मत और ओवर थिंकिंग बंद करो। मैट कहता है मुझे सिर्फ उसी की चिंता हो रही है। ये कहकर वो जेन को ढूंढने चला जाता है। बाकी लोग कहते हैं तुम क्लास मिस नहीं कर सकते क्योंकि इससे रूल्स ब्रेक होगा, इसलिए मिया उसे वापस ले आती है। और डेव कहता है आज रात वो हॉस्टल में नहीं जाएंगे, यहाँ से सब सामने देखेंगे। मिया कहती है क्या तुम सीरियस हो और क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? हम और कितने दिन हॉस्टल में छिप कर रहेंगे? लेकिन वेंसा कहती है सेफ्टी फर्स्ट, हमें सबको वहीं छिप कर रहना होगा, इसलिए हॉस्टल चलो। मैट कहता है लेकिन जेन को बाहर छोड़कर हम ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इधर जेन डर के उस जगह पर बैठी थी। तभी वहां एक लड़का आकर कहता है तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? वो उसका नाम पूछती है और वो बू करके आवाज करता है तो जेन डर जाती है और कहती है तुम्हारी समस्या क्या है? वो कहता है तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? जेन कहती है तुम्हें क्या? ये कहकर वो जाने लगती है। तभी वो जेन का हाथ खींचकर पकड़ लेता है और कहता है ये तुम्हारी पहली मॉर्निंग है। जेन बहुत चीखती है और हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वो कहता है क्लास टाइम में अगर मैं तुम्हें फिर यहाँ देखा तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ये कहकर हाथ छोड़ देता है। जेन जाते हुए पूछती है कि वो कौन है? तब वो कहता है मेरा नाम एस है और मैं इस स्कूल का सुप्रीम स्टूडेंट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हूँ। जेन सोचती है क्या यही वो सुप्रीम है जिसके बारे में निकी बात कर रही थी? क्या सब उसे डरते हैं? और तभी जेन देखती है कि जहाँ एस ने उसका हाथ पकड़ा था वहाँ जलन हो गई थी और इसीलिए वो इतना चीख रही थी। इसके बाद वो क्लास में आ जाती है। मैट उसके हाथ को देखकर पूछता है यहाँ क्या हुआ, किसने किया? तभी टीचर ये देखकर कहती है ये तुम्हारी पहली वार्निंग थी, आगे ऐसा गलती मत करना। वो उसे फर्स्ट एड बॉक्स देती है और कहती है दूसरी वार्निंग पर और भयानक सजा दी जाएगी, इसलिए कोई रूल्स मत तोड़ना, दूसरी बार तुम इतने लकी नहीं रहोगे। इसके बाद जेन सोचती है कि इस स्कूल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, एक गलत मूवमेंट से हम सब मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी वो मैट को कुछ लड़कों से बात करते देखती है और पूछती है कि वो उनके साथ क्या बात कर रहा था।
मैट कहता है, वैसी कोई खास बात नहीं। इधर हम एस को देखते हैं। तभी एक लड़की उसे पिछले रात की हत्याओं के बारे में रिपोर्ट कर रही थी कि कल रात 10 लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं। उस लड़की का नाम फ्रिजी था, जो एस की सेक्रेटरी थी। तभी एक लड़का कहता है, 10 नहीं बल्कि 15 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा ब्रिज सिल्वानिया का छोटा भाई भी मारा गया है और इस लड़के का नाम अनिल था, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट का वाइस प्रेसिडेंट था। फ्रिजी कहती है, 15? लेकिन ये तो मेरी रिपोर्ट में नहीं था। अनिल कहता है, तुम्हें डबल चेक करना चाहिए था। अनिल तब बताता है कि उसने नए स्टूडेंट्स के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली है। वो सब यहाँ अच्छे से घुल मिल गए हैं, लेकिन उनके ग्रुप में एक लड़की है जो बहुत ज्यादा बहादुर है। वो अपनी पहली ब्लडी नाइट में कैंपस में घूम रही थी और क्लास भी मिस कर दी। उस लड़की का नाम जेन है। फ्रिजी कहती है, लेकिन मेरी रिपोर्ट में तो ये सब कुछ नहीं है। एस तब उसे कहता है, तुम्हारी रिपोर्ट में इतनी गलतियां क्यों हैं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सेक्रेटरी पद से हटा दूं? इसके बाद एस उन दोनों से कहता है, जेन के बारे में तुम लोग जानकारी निकालो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। इधर जेन देखती है कि 6:20 बज रहे हैं। तब वो कहती है कि वो वॉशरूम जाएगी। ये सुनकर सब कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? अभी बाहर क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा हो गई है? जेन उन सब पर काफी बिगड़ जाती है और कहती है, मैं सिर्फ बाथरूम जाना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल लेट नहीं करूंगी। मैट कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद जेन बाथरूम चली जाती है और मैट से कहती है, मैं अकेली आ सकती थी, तुम मेरे साथ क्यों आए? मैट कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। ये सुनकर जेन हैरान रह जाती है। जेन वॉशरूम में सोचती है कि इस स्कूल में आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये सब सोचते सोचते उसका सिर घूमने लगता है और उसे निकी की बात याद आ जाती है कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हें मार डालेगी। अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो खुद ही ढूंढनी पड़ेगी या फिर रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे। ये सोचते ही वो सोचती है कि ब्लडी नाइट शुरू होने से पहले वो चली जाए या यहीं रुके, और अगर वो यहीं रुकी तो उसके साथ क्या होगा। ये सब सोचते सोचते 7 बज जाते हैं और ब्लडी नाइट शुरू हो जाती है। अलार्म सुनकर वो बहुत डर जाती है। बाहर निकलकर वो मैट को ढूंढने लगती है। तभी मैट उसे पकड़कर छिपा लेता है और वहाँ काले मास्क पहने कुछ लड़के आ जाते हैं। तब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह वो बॉक्स फेंककर बाहर निकलते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ और एक ग्रुप आ जाता है जो उन पर हमला करने के लिए था। वो दोनों भागकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे और बहुत से लोग उन पर हमला करते हैं और वो दोनों उनसे बचने की कोशिश करते हैं। दोनों सबको मारते हुए भाग रहे थे, लेकिन तभी एक लड़का मैट के पैर में कील मार देता है। फिर भी वो दोनों वहाँ से भागते रहते हैं। सब उनका पीछा करते हैं। मैट और जेन एक जगह छिप जाते हैं। तब जेन उसे कहती है, अब ये समय है सच्चाई जानने का। मैट कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? हम मरते मरते बचे हैं। जेन कहती है, लेकिन हमें इस जगह की सच्चाई जाननी ही होगी ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। ये सुनकर जेन थोड़ी शांत हो जाती है और वो दोनों बॉक्स से बाहर निकलते हैं। असल में वो कचरे के बॉक्स में छिपे थे। मैट के पैर में बहुत चोट लगी थी, वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो जेन से कहता है कि यहाँ से भाग जा, खुद को बचा ले। लेकिन जेन उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ती। वो कहती है, ये मेरी गलती थी। मैट तब बेहोश होने लगता है। उसके पैर से बहुत खून निकल रहा था, इसलिए जेन उसके लिए बहुत रोने लगती है और तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जेन उनसे कहती है, प्लीज हमें छोड़ दो। वो चीखकर कहती है, तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है। उसे देखकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। लड़के के मुंह पर भी मास्क था, लेकिन उसका मास्क लाल रंग का था। वो तब मैट को पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। जेन भी डरते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। इधर हॉस्टल में वो लोग रोज की तरह फिर टेबल कुर्सी दरवाजे के सामने रख रहे थे। तभी वहाँ जेन और मैट आ जाते हैं और वो जेन से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तब जेन बताती है कि ब्लैक गैंग ने उन्हें देख लिया था और उन्होंने मैट के पैर में कील मार दी थी। जेन कहती है, लेकिन ये कील तो बहुत छोटी है और मैट को देखकर लग रहा है जैसे वो अब मर जाएगा। जेन कहती है, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा। वो चल नहीं पा रहा था और बेहोश हो गया था और फिर वो लड़का हमें बचा ले गया। तब वो कहता है कि कील के साथ जहर था, इसलिए वो उन्हें गर्म पानी से साफ करने को कहता है। वो उन्हें एक इंजेक्शन भी देता है और कहता है, अगर तुम्हारा दोस्त मजबूत है तो वो बच जाएगा। और तभी वो देखते हैं कि वो लड़का वहाँ नहीं है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इधर जब वो लड़का अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि उसका नाम रेस सिल्वानिया है, जो असल में डेमन गॉड गैंग का लीडर था और उसकी बाईं आंख लाल थी। इसके बाद जेन सबको सॉरी कहती है और वो सब क्लास चले जाते हैं। और तभी मैट को होश आ जाता है तो जेन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मैट खाना खा रहा था, तभी वो अचानक बहुत सारी मिर्चें काट काट कर खाने लगता है। ये देखकर जेन कहती है, जरूरत पड़ने पर क्या तुम पागल हो गए हो? मैट कहता है, नहीं, ये मेरे शरीर को जहर से साफ करेगी
और तभी मैट उसे धन्यवाद देता है कि खतरे के समय भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। जेन तब उसे सॉरी कहने लगती है कि उसी की वजह से मैट मुश्किल में पड़ गया। तब मैट कहता है, मैंने उस लड़के को बेहोश होने से कुछ देर पहले देखा था। अगर वो ब्लैक गैंग थे तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस लड़के ने हमें बचाया वो डेमन गॉड गैंग का है। बेहोश होने से पहले मैंने लाल मास्क वाला लड़का देखा था। सब उसे देखकर कांप रहे थे। शायद वो कोई साधारण गैंग मेंबर नहीं है। हो सकता है वो रेस सिल्वानिया हो जो डेमन गॉड गैंग का लीडर है। ये कहकर वो सब जल्दी से क्लास के लिए निकल जाते हैं। जब वो जा रहे थे तभी एक लड़की बहुत डरी हुई हालत में उनकी टक्कर खाकर गिर जाती है। जेन उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद जब वो क्लास में पहुंचते हैं तो मिस कैट अनाउंस करती है कि कुछ दिनों में इंटेंस पार्टी का आयोजन किया जाएगा। तभी सेलिन नाम की एक लड़की कहती है, मिस कैट मुझे लगता है ये सेलिब्रेट करने का सही समय नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं। मिस कैट कहती है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैडम वायलेट ने ये फैसला लिया है। इसके बाद लंच के समय जेन सबको कहती है कि हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जाने बिना यहाँ आए हैं। अब हमें इस यूनिवर्सिटी का इतिहास जानना होगा और सारी जानकारी ढूंढनी होगी, तभी हम फाइट बैक कर पाएंगे और यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे। जेन कहती है उसे लगता है कि उनकी क्लास की सेलिन नाम की लड़की शायद कुछ जानती है, इसलिए वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। तभी वो सेलिन को बुलाकर कहती है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ। सेलिन उसे बात करने के लिए ले जाती है और ये बात निकी देख लेती है और उनके पीछे पीछे फॉलो करने लगती है। इधर दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। सेलिन उससे पूछती है, सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम इस जानकारी के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हो? जेन कहती है, जो तुम जानती हो वो सब मुझे बता दो, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ। सेलिन कहती है, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन पिछले साल के नए स्टूडेंट्स भी तुम्हारी तरह बहादुर थे। वो भी इस बारे में बहुत क्यूरियस थे, लेकिन याद रखना, सवाल पूछना जितना आसान है, सच्चाई को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। तब सेलिन बताने लगती है कि हेल यूनिवर्सिटी का नाम पहले फिलिपाइन हाई यूनिवर्सिटी था। सिर्फ अमीर और पावरफुल स्टूडेंट्स ही यहाँ पढ़ सकते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब फाउंडर डॉक्टर क्विजोन अपनी मेमोरी खो बैठे। वो बहुत अच्छे और मशहूर साइंटिस्ट थे, लेकिन अपनी रिसर्च के लिए वो इस स्कूल की ऊंची फीस का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे वो अपना इंसानियत खो बैठे। वो अपनी रिसर्च में इतना खो गए कि स्कूल के स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करने लगे। वो अमर होने वाली दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक इस स्कूल के सारे एग्जिट ब्लॉक कर दिए गए। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं रखा गया और इस यूनिवर्सिटी को पूरे फिलिपाइन शहर से गायब कर दिया गया। मुझे नहीं पता उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन हमें कोई ढूंढ नहीं पाया, हमारे मम्मी पापा भी नहीं, क्योंकि किसी के पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। मैं उन स्टूडेंट्स में से एक हूँ जो पहली बार इस नर्क में फंस गए थे। हम एक गुप्त दुनिया में कैद हो गए। उसने हम सबको अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक दूसरे को मारने लगे। कोई बचाव के लिए लड़ता तो कोई विद्रोह करता, लेकिन सब अपनी गुस्सा निकालने लगे। ये बात फैलने में देर नहीं लगी। इतनी हत्याओं और खून खराबे के बाद धीरे धीरे फिलिपाइन यूनिवर्सिटी हेल यूनिवर्सिटी बन गई और इसी तरह यहाँ 2 गैंग बन गए जिनके बारे में तुम जानते हो। हमने सुना था कि डॉक्टर क्विजोन अपनी फॉर्मूला बनाने में सफल हो गए थे, लेकिन उसे अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले वो मारे गए। लेकिन हमने सुना है कि वो फॉर्मूला एक स्टूडेंट को मिल गया था और वो स्टूडेंट अभी भी हेल यूनिवर्सिटी में है और इसी वजह से उन्होंने इस जगह को पूरी दुनिया से छिपा दिया है। बाहर की दुनिया की बहुत सारी फोर्सेस और एजेंसियां अभी भी इस यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स को ढूंढ रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस फॉर्मूला को पाने के लिए पागल हैं। और यही है हेल यूनिवर्सिटी का सीक्रेट कि यहाँ से किसी को बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता। ये कहकर वो हंसने लगती है और कहती है, तुम अब कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी, क्योंकि तुम हेल यूनिवर्सिटी का सीक्रेट जान गई हो, तुम यहीं मरोगी। ये कहकर वो हंसती हुई वहां से चली जाती है। जेन ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है, लेकिन अचानक निकी उसे पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम्हें सेलिन की कहानी पसंद आई? लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है, अभी तुम पूरा नहीं जानती। लेकिन तुमने इन सब में नाक घुसाई है, इसलिए सबसे पहले तुम मरोगी। इसके बाद जेन वापस आकर देखती है कि सब डरे हुए बैठे हैं। क्या हुआ जानने पर वेंसा बताती है कि लाइब्रेरियन मिस लियोनोरा ने हमें बताया कि जिस जानकारी की हम तलाश कर रहे हैं उसकी सजा है यहाँ हमेशा के लिए फंस जाना। वो कहती है उन्हें रैंक बढ़ानी होगी। ये सुनकर सब पूछते हैं, किसकी रैंक? क्लास की मियाँ कहती है, सिर्फ क्लासरूम की नहीं, पूरी हेल यूनिवर्सिटी की टॉप 10 रैंकिंग में जाना होगा और यही है वो लिस्ट। तब वेंसा कहती है,
लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर हम हेल्थ यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो हम और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम रैंकिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमें बस अच्छे स्टूडेंट बनना होगा और टॉप 10 में जगह बनानी होगी, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। मिया जेन से पूछती है सेलिन ने उसे क्या बताया, लेकिन जेन उन सबको ये सब कुछ नहीं बताती क्योंकि वो अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसके बाद इंटेंस पार्टी का पोस्टर लेकर दो लड़के मारपीट करने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसे देखकर भी कुछ नहीं कहती। तभी वहां एस आ जाता है और उन्हें रोक देता है। फिर प्रिंसिपल स्टेज पर चढ़कर सबको बताती है कि शुक्रवार तक डेकोरेशन पूरा हो जाएगा और ये इवेंट एक मास्करेड पार्टी होगी, इसलिए सबको मास्क जरूर पहनना होगा। लेकिन कोई भी काला या लाल रंग का मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि डेमन गॉड गैंग और ब्लैक गैंग ये कलर के मास्क पहनते हैं। जो गैंग से बाहर हैं वो ये कलर नहीं पहन सकते। और उस रात ब्लडी नाइट बंद रहेगी। उस दिन किसी को मारना मना है। अगर कोई ये रूल तोड़ेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। फिर वो एस को बुलाती है बाकी अनाउंसमेंट के लिए। एस सबको बताता है कि वो उस दिन इवेंट में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन सब पर नजर रखेगा। इसके बाद जेन स्कूल की दीवार पर एक नोटिस देखती है जिसमें लिखा था कि स्टूडेंट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी पोजीशन के लिए भर्ती होगी। तभी वहां फ्रिजी आकर जेन के पैर पर पैर रखकर झगड़ा शुरू कर देती है और कहती है तुम मेरे रास्ते में क्यों आ गई हो, मैं यहाँ की सुप्रीम की सेक्रेटरी हूँ। जेन कहती है लेकिन तुम फॉर्मर सेक्रेटरी हो, क्या तुम पढ़ नहीं सकती? फ्रिजी कहती है ये तो बस एक कागज है, मैंने अभी अपना पद नहीं खोया। इससे फ्रिजी बहुत गुस्सा हो जाती है और जेन के बाल पकड़कर मारने लगती है। फिर वो दीवार से उसका सिर बार बार टकराने लगती है जिससे जेन का सिर फट जाता है और खून बहने लगता है। तभी अनिल आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है सुप्रीम की सेक्रेटरी को तकलीफ देने की हिम्मत कैसे हुई, और हमारे किसी एक को अपमानित करना मतलब हम सबको अपमानित करना है। जेन कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों की परवाह करती हूँ? अनिल कहता है मैं अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करूंगा तुम्हें तबाह करने के लिए। जेन कहती है जितनी ताकत है इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर अनिल उसे मारने जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ऐस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर धकेल देता है और कहता है अगर तुमने एक बार फिर उसके शरीर पर हाथ लगाया तो ये तुम दोनों के लिए थर्ड वार्निंग होगी। अनिल कहने लगता है कि ये जेन की गलती है। अनिल एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन एस चीखकर सबको कमरे से बाहर जाने को कहता है। सब दौड़कर चले जाते हैं। तब जेन गिरने लगती है, लेकिन एस उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे मेडिकल रूम में ले जाता है और नर्स से कहता है मैं अपनी सेक्रेटरी के माथे पर कोई निशान नहीं देखना चाहता। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी जेन उसे बुलाकर कहती है मैंने अभी सेक्रेटरी पोजीशन के लिए हाँ नहीं कहा है। एस उसे इग्नोर करके चला जाता है, मतलब वो मना करे तब भी उसे सेक्रेटरी बनना ही पड़ेगा। तभी वहां अनिल आकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो बार बार कहता है मिस जेन प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं अब मरना नहीं चाहता। ये सुनकर सब और भी हैरान हो जाते हैं। जेन तब उसे माफ कर देती है और वहां से जाने को कहती है। उसके दोस्त पूछते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ने उसके सामने इस तरह माफी क्यों मांगी। जेन कहती है तुम लोग इस बारे में मत सोचो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर इंटेंस पार्टी का दिन आ जाता है। सब एंजॉय कर रहे थे। सब अपनी पसंद का मास्क चुनकर पार्टी में आते हैं। हम जेन और उसके दोस्तों को भी वहां देखते हैं। वो भी मास्क पहनकर पार्टी में आते हैं और कहते हैं आज ये जगह नॉर्मल स्कूल जैसी लग रही है। लड़के लड़कियों को कहते हैं कि आज उनके आसपास ही रहना। आज ब्लडी नाइट बंद है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी मिया उस लाल बालों वाले लड़के को देख लेती है और बाकियों को भी दिखाती है। इसके बाद फ्रिजी आकर अनाउंस करती है कि वो आज रात की होस्ट है। वो सबकी तारीफ करती है कि सब बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स यानी जेन वालों को वो सबके सामने अपमानित करती है। फिर वो प्रिंसिपल को स्टेज पर बुलाती है। सब पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। तभी अनिल जेन के पास आकर उसे सेक्रेटरी बनने पर बधाई देता है। जेन कहती है मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। अनिल कहता है लेकिन तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे भी सेक्रेटरी बनने की वजह से तुम टॉप 9 में जगह बना चुकी हो। ये सुनकर बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं कि जेन टॉप 10 में 9वें नंबर पर आ गई है। जेन समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो गुस्से में ड्रिंक्स करने लगती है और इधर ड्रिंक्स पीने की वजह से जेन को बहुत बुरा लगने लगता है। उसका सिर बहुत घूमने लगता है। तभी कोई एक आकर उसे कहता है अगर तुम ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हें चाकू उठाना पड़ेगा। उसने तुम्हें एक बार बचाया है, लेकिन हमेशा नहीं बचा पाएगा। लड़के के मुंह पर काला मास्क था और इधर अचानक डेव बेहोश होकर गिर जाता है। इस घटना से सब बहुत डर जाते हैं।
तभी मैट को जेन की बात याद आती है, क्योंकि जेन ने भी वही ड्रिंक्स पी थी, इसलिए वो जल्दी से जेन के पास पहुंचता है। जेन वहां बेहोश होकर गिर जाती है तो काले मास्क वाले यानी ब्लैक गैंग के मेंबर्स खुशी से उछलने लगते हैं और तभी मैट उसे ढूंढ लेता है और मदद के लिए चीखने लगता है। इधर डेव की इस हालत को देखकर भी प्रिंसिपल घोषणा करती है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी खराब न करें। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और वेंसा प्रिंसिपल को गालियां देने लगती है। इसके बाद नर्स बताती है कि उन्हें असल में हाई पावर का ड्रग दिया गया था जिसमें जहर था। डेव तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जेन के शरीर पर इसका असर अलग तरीके से हो रहा है। ये सुनकर सब और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डेव ने जेन से कहीं ज्यादा ड्रिंक्स पी थी, फिर भी डेव ठीक है और जेन की हालत बहुत खराब हो रही है। वो नर्स से दवा देने को कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि ये डॉक्टर देंगे और डॉक्टर अभी बिजी हैं। ये कहकर वो चली जाती है। मैट इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर तुरंत इलाज न किया गया तो जेन मर सकती है। तभी बाहर हम लाल चादर में ढके किसी को देखते हैं और उसके हाथ में एक दवा थी। तभी वो दवा मेडिकल रूम में फेंक देता है। मैट देखता है कि उसके साथ एक चिट्ठी भी है जिसमें लिखा है कि इसे जल्दी से जेन को पिला दो, लेकिन वो लोग इसे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पता नहीं ये किसने दिया है। अगर ये खाने से हालत और खराब हो गई तो क्या होगा। लेकिन मैट कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो है नहीं। जेरोम कहता है, मैट ठीक कह रहा है। तब वो दोनों को वो दवा पिला देता है, लेकिन इधर दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तभी वहां लाल चादर ओढ़े उस लड़की को हम देखते हैं। वो मेडिकल रूम में आ जाती है। सब पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। वो कहती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। ये कहते हुए वो जेन की छाती पर थोड़ा कट लगा देती है और फिर से वो दवा पिलाने को कहती है। मैट फिर से जेन को दवा पिला देता है और तभी जेन को होश आ जाता है। लड़की कहती है, ये दवा खून साफ कर देगी। पहले ये काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो सो रही थी, इसलिए मैंने उसकी छाती काट दी ताकि वो जाग जाए। और इसी बीच वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन जेन और डेव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तब क्लास में सेलिन उसे परेशान करने लगती है और कहती है, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने दोस्तों पर भी नहीं। जेन बिल्कुल होकर क्लास से बाहर निकल आती है और तभी वो फिर से उस लड़की को देख लेती है। लड़की कुछ देखकर बहुत डरी हुई थी। जेन उसके पीछे पीछे जाने लगती है और जेन को जाते देखकर मैट, जेरोम और डेव भी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर जेन वहां पहुंचकर लड़की को ढूंढ रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो दरवाजा खोलती है और लड़की की उस हालत को देखकर चीखने लगती है और तभी सब वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अभी तो 7 नहीं बजे हैं, तो फिर किसने उसकी ये हालत की। लड़की की हालत देखकर जेन को उल्टी आने लगती है और तभी स्टूडेंट गवर्नमेंट का एडमिन आकर सबको भगा देता है और जेन को अपने ऑफिस में ले जाना चाहता है। इसके बाद वहां एस को जेन देखती है, जो पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। जेन उसे सीधे कहती है, अगर ये उस लड़की के बारे में है तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। एस कहता है, तुम बहुत रूड हो और क्या तुम भूल गई हो कि तुम एसएसजी प्रेसिडेंट के सामने बैठी हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे बारे में बात करने के लिए बुलाया है। जेन कहती है, मैं कितनी बार कहूंगी कि मुझे इस पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एस कहता है, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, मैंने तुम्हें इस जॉब के लिए चुना है, इसलिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वो कहती है, मैं ये नहीं करना चाहती। एस कहता है, तुम शायद नहीं जानती कि एसएसजी सेक्रेटरी बनने पर तुम्हें कितने फायदे मिलेंगे। इसमें तुम्हारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तुम सब कुछ जान पाओगी। जेन तब कहती है, मैं इसे सोचकर देखूंगी। तब एस उससे पूछता है, तुम अब कैसी हो? कल रात की बात मुझे पता चल गई है। जेन कहती है, तुम किस बारे में पूछ रहे हो? क्योंकि बहुत कुछ हो गया था। ये कहकर वो जाने लगती है। इसके बाद जेन क्लास जा रही थी, तभी उनके फिजिक्स टीचर उससे बात करना चाहते हैं। फिर टीचर उसे बताते हैं कि वो असल में एक डिटेक्टिव और सीक्रेट एजेंट हैं जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। वो कहते हैं, हम बहुत दिनों से इस जगह को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस स्कूल पर हमारा कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि ये सरकार के अंडर में नहीं है और इसी वजह से हमें गुप्त रूप से इन्वेस्टिगेट करना पड़ रहा है। 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन मुझे नहीं पता कि सबको कैसे बचाऊं और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन जेन कहती है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ की एक साधारण स्टूडेंट हूँ, मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ। वो कहते हैं, तुम हमारे बड़े हथियार बन सकती हो अगर तुम एस का ऑफर एक्सेप्ट कर लो, मतलब एसएसजी सेक्रेटरी बन जाओ, क्योंकि ऐसा होने पर तुम्हारे पास बहुत सारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ एक सीक्रेट लैब है जहाँ वो फॉर्मूला पर रिसर्च की गई थी, तुम उस लैब की लोकेशन ढूंढ सकती हो
वो कहते हैं डॉक्टर क्विजोन असल में मरे नहीं थे, बल्कि उन्हें मार दिया गया था उस फॉर्मूले को लेने के लिए। उनके पास फॉर्मूले की कॉपी है, लेकिन वो अधूरी थी। डॉक्टर क्विजोन ने एक स्टूडेंट को चुना था जो सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह छिपा कर रखेगा, और उसके बाद से उसकी लोकेशन किसी को नहीं पता। वो अब भी उस स्टूडेंट और उन सामग्रियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका असली मकसद वो फॉर्मूला ढूंढना है। वो उसी हिडन लैब में इसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें वो लैब ढूंढनी होगी और उन्हें रोकना होगा देर होने से पहले। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें ये ऑफर जरूर एक्सेप्ट करना होगा। तुम इकलौती हो जिसकी मदद से हम इस नर्क से बाहर निकल सकते हैं। जेन कहती है, लेकिन मैं आपको विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसके बाद जेन वापस आती है तो वेंसा पूछती है, तुम इतनी देर कहाँ थी? उन्हें ले जाने के बाद उन्होंने तुम्हें क्या कहा? क्या उन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया या मारपीट की? वेंसा की बात सुनकर जेन काफी हैरान रह जाती है और कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे टॉर्चर नहीं किया। और फिर वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, इसलिए वो किताबें पढ़ने लगती है। मैट कहता है, ये करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर होता तो हम इतने दिनों में ढूंढ ही लेते। जेन कहती है, तो क्या हम हार मान लें? मैट कहता है, नहीं, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम सब यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। मैट तब कहता है, तुम किसी भी समस्या में पड़ो या तुम्हारे पास कोई भी प्लान हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैट उसके हाथ पर किस कर देता है। लेकिन तभी रैक से सारी किताबें गिरने लगती हैं। हम देखते हैं कि वहाँ एस था, और ये सब देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो गया था। मतलब हो सकता है कि वो जेन को पसंद करने लगा हो। एस वहाँ से चला जाता है और वो लोग कहते हैं, क्या ये भूकंप था? वो समझ नहीं पाते कि आखिर मामला क्या था। इसके बाद ब्लडी नाइट शुरू हो जाती है और बाहर सब लोग जोर जोर से मारपीट करने लगते हैं। इधर जेन सेक्रेटरी पोजीशन और अंडरकवर मिशन इन सब के बारे में सोच रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो एस को हाँ कह देती है तो उसे बहुत पावर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों ही उसे झूठ बोल रहे हैं? ये भी हो सकता है कि वो दोनों उसे अपनी खेल में इस्तेमाल कर रहे हों। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। इधर स्कूल की हर जगह पर सिर्फ खून लगा हुआ था। सुबह सब लोग उसे साफ कर रहे थे। ये सब देखकर वो सोचते हैं कि रात को यहाँ क्या क्या हुआ होगा। तभी जेन सबको कहती है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मेरा एक ज़रूरी काम है। ये कहकर वो चली जाती है। हम देखते हैं कि जेन एस के पास आई है और एस उसे नया यूनिफॉर्म दे रहा है। मतलब उसने एस का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो एस की सेक्रेटरी है। एस उसे ये पहनने को कहता है तो वो कहती है, क्या मुझे अभी पहनना होगा? एस कहता है, हाँ। वो ड्रेस लेकर जाने लगती है। तभी एस कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? जेन कहती है, रेस्ट रूम में इसे चेंज करने। एस कहता है, नहीं, तुम्हें यहीं चेंज करना होगा। जेन कहती है, तुम्हारे सामने? एस कहता है, क्यों, मेरे सामने करना चाहती हो? जेन कहती है, तुम सपना देखना बंद करो। एस तब हंसकर वहां से चला जाता है और दरवाजे के पास खड़े होकर पहरा देने लगता है। दूसरी तरफ सब लोग बात कर रहे थे। अगर जेन सेक्रेटरी बन जाती है तो उसे बहुत सारी जानकारी मिलेगी और उसके अलावा वो उन्हें प्रोटेक्ट भी कर पाएगी। लेकिन मिया कहती है, क्या होगा अगर वो एस के बनाए दुनिया से बाहर ही ना निकल पाए? डेव कहता है, मिया ठीक कह रही है, पावर बहुत खतरनाक चीज है, ये दोस्तों को जल्दी दुश्मन बना सकती है। मैट कहता है, जेन वैसी नहीं है। इसके अलावा हमें नहीं पता कि सेक्रेटरी बनने के बाद जेन का इंतजार क्या कर रहा है। इधर जब जेन चेंज करके उसके सामने आती है तो एस उसे पैर से सिर तक घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसके बाद जब जेन और एस वहां आते हैं तो सब उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जेन ने सुप्रीम सेक्रेटरी का बैज पहन रखा था। कुछ लड़के लड़कियां पहले तो उसके साथ मजाक करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ जाता है कि जेन सच में सेक्रेटरी बन गई है, इसलिए वो सब उसे सॉरी कहने लगते हैं। लेकिन जेन का रुख अचानक बदल जाता है और वो सबको कहती है, तुम लोग मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। वो अपने दोस्तों से बात करना चाहती है, लेकिन एस उसे वहां से चले जाने को कहता है, इसलिए वो अपने दोस्तों से बात किए बिना ही चली जाती है। ये देखकर सब बहुत हैरान रह जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। फिर जब दोनों एस के ऑफिस में आते हैं तो फ्रिजी अभी भी सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठी हुई थी। फ्रिजी ने कहा कि ये लड़की यहाँ क्यों आई है और ये मेरी यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए है। एस ने जेन की कुर्सी से उठ जाने को कहा और बोला कि अब तुम्हें किसी भी तरह से ये यूनिफॉर्म पहनने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रिजी बहुत गुस्सा होकर वहां से चली गई, लेकिन जाते हुए उसने जेन को धक्का दे दिया। जेन ने उसे कुत्ता कहकर गाली दी।
एस ने सबको बताया कि अब से मिस जेनसन हेल यूनिवर्सिटी की नई सेक्रेटरी है, इसलिए मैं इस बारे में कोई सवाल नहीं सुनना चाहता। जैसा तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही उसे भी रिस्पेक्ट करना होगा, इसलिए अनिल तुम बहुत सावधानी से रहना। फिर उसने जेन से कहा कि तुम्हारा एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वो ये है कि अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी या फिर इस ऑफिस में रहोगी, इस बारे में तुम कोई सवाल नहीं कर सकती। फिर म्यूजिक क्लास में जेन काफी लेट होकर आई, तब एक लड़के ने उसे अपने पास बैठने की जगह दे दी। उसके बाद जेन गिटार बजाने की कोशिश कर रही थी, तब वो लड़का उसकी मदद करना चाहा। उसने बहुत खूबसूरती से गिटार बजाया, जिससे जेन इम्प्रेस हो गई और बोली कि मैं अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़के ने बताया कि मेरा नाम नाजेर है। ये सुनकर जेन बहुत डर गई और बोली कि मतलब तुम ब्लैक गैंग के लीडर हो। नाजेर ने कहा, हाँ, लेकिन जो कुछ आंखों से दिखता है उसे सब कुछ मान लेना ठीक नहीं। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो दिखते हैं वैसा होते नहीं। ये कहकर उसने जेन के गले पर चाकू रख दिया, लेकिन जेन बिल्कुल भी नहीं डरी और बोली कि तुम बहुत जल्दी टॉप 10 में आ गए हो, लेकिन चिंता मत करो, हम इन बातों की परवाह नहीं करते। तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। नाजेर ने कहा कि मतलब मैंने जो सच सुना था वो सही था, तुम मौत से बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी डेमन गॉड गैंग के कुछ लड़के आ गए और नाजेर को पकड़कर बुरी तरह मारने लगे। ये देखकर जेन हैरान रह गई और चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहा। उन्होंने कहा कि मिस, हम आपका ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये लड़का हमारे दोस्त की गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था। ये सब देखकर जेन चली जा रही थी। खैर, उसके बाद जेन अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी एस आया और बोला कि चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि जेन का खाना अभी खत्म नहीं हुआ है। एस ने कहा कि जेन ने शायद तुम लोगों को नहीं बताया, लेकिन नई सेक्रेटरी होने के नाते वह तुम लोगों से बात करने या तुम लोगों के साथ रहने की अनुमति नहीं है जब तक मैं उसे अनुमति न दूं। फेनेसा ने कहा कि लेकिन तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि क्योंकि उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। वह सबको सॉरी कहकर एस के साथ चली गई। जाते समय एक लड़के ने गलती से एस पर जूस गिरा दिया। इससे एस बहुत गुस्सा हो गया और उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि इस गलती की वजह से उसे अब हेल यूनिवर्सिटी के अंधेरे जेल में भेज दिया जाएगा। लड़के ने बहुत मिन्नत की, लेकिन एस ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेरे ऊपर जूस गिराने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ? तुम मेरे सीक्रेट को जानते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इसके अलावा मैं भी तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। तुमने ग्रेस को मार दिया है। अनिल ने तब जेन को बताया कि ग्रेस वही लड़की है जिसे तुम मरते हुए देख चुकी हो। एस ने उसे जेल में बंद कर दिया। ये सब देखकर जेन बहुत हैरान रह गई। अनिल ने कहा कि यही हमारा काम है, मिशन। जो लोग रूल्स तोड़ते हैं हम उन्हें सजा देते हैं, और ये सजा मौत है। मतलब इस जेल में किसी को भेज दिया जाए तो वह वापस नहीं आता, उसे मार दिया जाता है। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड आई और उसे मिन्नत करने लगी कि उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, लेकिन उसने कहा कि अब ये संभव नहीं है। लड़की बैठकर रोने लगी तो जेन ने उसे शांत करने की कोशिश की, और तभी जेन को उससे पता चला कि 5 साल पहले और कुछ नए स्टूडेंट्स यहाँ आए थे, लेकिन उनके ग्रुप के सबको एक एक करके मार दिया गया था। सिर्फ एक लड़की बची थी और उसी की वजह से हेल यूनिवर्सिटी में फिर से शांति लौट आई थी। पहली बार यहाँ खून खराबा बंद हुआ था और उस लड़की का नाम था सामन था। उसने कहा कि हम सब ने सोचा था कि हेल यूनिवर्सिटी में अब शांति रहेगी, लेकिन यहाँ खून खराबा और मौत के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। सबसे भयानक बात ये थी कि तब सारे राक्षस और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। उसने 2 महीने में टॉप 10 में जगह बना ली थी और तुमने 1 महीने में टॉप 10 में जगह बना ली, लेकिन सच कहूँ तो तुम उससे काफी अलग हो। खैर, उसके बाद जेन और वेनेसा साथ में लाइब्रेरी में थीं। वेनेसा बुक लेने गई तो जेन एक टेबल पर बैठ गई, लेकिन सब उसे देखकर डर गए और जल्दी से वहां से चले गए। जेन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाई। जेन का मन बहुत खराब हो गया और तभी वहां लाइब्रेरियन लियोनोरा आई। उसने जेन से पूछा कि क्या तुम जेन हो? उसने कहा हाँ। तब लियोनोरा ने कहा कि तुम 9 पोजीशन में हो। तुम्हारे दोस्त अच्छे से पढ़ रहे हैं ताकि वे टॉप 10 में आ सकें और यहाँ से जा सकें, लेकिन तुम तो पहले ही टॉप 10 में आ चुकी हो। फिर तुम इस नर्क से जा क्यों नहीं रही हो? तुम इस स्कूल का इतिहास जानना चाहती हो, लेकिन तुम तो पहले ही सब कुछ जानती हो। तुम्हें कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इतिहास हर बार रिपीट होता है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार तुम जीत जाओगी। ये कहकर वह चली गई। तभी वेनेसा बुक लेकर आई तो वह बहुत डर गई। वेनेसा ने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कि कुछ नहीं, मिस लियोनोरा उल्टी सीधी बातें कर रही थी, मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी। तभी उसे याद आया कि उसकी क्लास है, इसलिए वह दौड़कर चली गई। तब वेनेसा का लियाम नाम के एक लड़के से परिचय हुआ
उसने उसे पढ़ाई में मदद की और लग रहा था कि लियाम वेंसा को पसंद करता है। उसने उसे कैफेटेरिया में खींचकर ले गया। तब वेंसा ने वहां का सबसे महंगा खाना ऑर्डर कर दिया। उनके बीच यहाँ दोस्ती हो गई। वे खाना खा रहे थे और तभी वहां उनके दोस्तों का ग्रुप आ गया। वे सब लियाम से मिले। तभी एक लड़की ने ग्लास गिराकर तोड़ दिया और चिल्लाकर कहा कि तुम लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, तुम्हारे वजह से मेरा ग्लास टूट गया। ये कहकर वह रोने लगी और उस लड़की का नाम था रॉक्सेन। लियाम उसके पास गया और उसकी देखभाल करने लगा। वेंसा कहने लगी कि एक ग्लास टूटने पर वह इतना नाटक क्यों कर रही है। रॉक्सेन चिल्लाकर कहने लगी कि ये सब तुम लोगों की गलती है। ये कहकर वह चली गई। लियाम ने उन्हें बताया कि रॉक्सेन असल में रेस सिल्वेनिया की गर्लफ्रेंड है। अगर रेस यहाँ का किंग है तो ऑटोमेटिकली वह यहाँ की क्वीन है। अगर तुम लोग कभी उसके साथ पंगा लेते हो तो तुम्हें रेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग उससे दूर रहो। तभी एक लड़की की चीख सुनकर वे उस तरफ दौड़े और जाकर देखा कि वहां एक लड़का लाश बनकर पड़ा था। मिस कैट आकर बोली कि इस कचरे को यहाँ से हटाओ और सबको चले जाने को कहा। जेन ये सब देखकर शॉक होकर खड़ी रह गई और मन ही मन बोली कि अगर स्टूडेंट्स की संख्या इस तरह रोज कम होती रहेगी तो इस स्कूल का रहना ही बेकार है। तब उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखकर याद आया कि ये वही लड़का था जो उस समय नाजिर को मार रहा था। मतलब नाजिर ने ही उसकी ये हालत की है। पूरे बिल्डिंग में सिर्फ खून ही खून था। वहां वह काफी डर रही थी और आसपास किसी की मौजूदगी महसूस कर रही थी। कई बार उसे लगा कि कोई उसके पीछे से बार बार गुजर रहा है, लेकिन वह किसी को देख नहीं पा रही थी। इसलिए वह चिल्लाकर पूछने लगी कि वह कौन है। तभी उसने देखा कि एक लड़का अपने गले पर चाकू रखे खड़ा है और कह रहा है कि यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है। वह सिर्फ कहता रहा कि मैं ये करना नहीं चाहता था। ये कहकर उसने जेन पर हमला कर दिया। जेन ने उसे लात मारकर खड़ी हो गई और उस लड़के से फाइट करने लगी। उसे मारकर वह किसी तरह वहां से आई और एक जगह छिप गई। जब उसने आवाज की तो लड़का उसे मारने के लिए दौड़ा। वह किसी तरह उसके हमलों से बचने लगी। लड़के ने चाकू से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार पर लग गया। तभी उसका दोस्त आया और बोला कि मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ। असल में ये लड़का ही उनके उस दोस्त को मारकर आया था जिसकी लाश उन्होंने कैफेटेरिया में देखी थी। उसने कहा कि असल में उसका दोस्त बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है क्योंकि उसने हमारे एक और दोस्त को मार दिया था। जेन ने पूछा कि जिसे हमने कैफेटेरिया में देखा था। उसने कहा हाँ। जेन ने पूछा कि उन्होंने अपने दोस्त को ही क्यों मार दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि गैंग ने हमें टारगेट कर लिया था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वे हमें ही मार देते। ये कहकर उसने अपने दोस्त की गर्दन पर चाकू चला दिया और उसे मार दिया। जेन बहुत जोर से चिल्लाई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मार ही दिया। अपनी आंखों के सामने किसी को इस तरह मरते देखकर वह गुस्से और दर्द से बहुत रो रही थी। लड़के ने उसे चाकू देकर मारने को कहा, लेकिन जेन ने उसे फेंक दिया और बोली कि कोई और रास्ता जरूर है। ये कहकर वह चली गई। उसके बाद वह पानी पी रही थी और तभी ऊपर से एक लाश नीचे गिर पड़ी। जेन ने देखा कि ये उसी लड़के की लाश है। ये देखकर वह बहुत जोर से चिल्लाई। उसके बाद वह अपने ऑफिस में चली आई। अनिल और फ्रिजी वहां आए और बोले कि 3 लोग मारे गए हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन जेन तो उन्हें सबको जानती थी, इसलिए उसने सबके नाम बता दिए। एस को ये सब पता चलने पर बोला कि सब डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, इसलिए हमें सबको और ज्यादा डर दिखाना चाहिए ताकि स्टूडेंट गवर्नमेंट काउंसिल की पावर कम न हो। ये सुनकर जेन पानी पीने लगी तो एस ने कहा कि मैं अब मीटिंग कर रहा हूँ और क्या तुम चाहती हो कि मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं ताकि तुम खाना खा सको। जेन गुस्सा होकर बोली कि सुप्रीमो इतना नाटक क्यों कर रहे हो, ओवर एक्टिंग बंद करो। तुम किलर को रोकने में इंटरेस्टेड नहीं हो। मतलब जेन को उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। जेन एस को धक्का देकर जा रही थी, तभी एस ने उसे पकड़ लिया और बोला कि तुमने अभी क्या कहा था, क्या वो दोबारा कहोगी। जेन ने कहा कि तुमने अच्छे से सुन लिया है। एस ने अनिल को कुछ डॉक्यूमेंट्स मैडम वायलेट के पास ले जाने को कहा और जेन से बोला कि अभी जो बर्ताव तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा ये है कि जब अनिल वापस आएगा तो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करके मेरे पास लाना। ये सुनकर जेन वहां से चली गई। तब फ्रिजी ने एस से कहा कि सुप्रीमो, क्या आपको नहीं लगता कि जेन ने जो गलती की है उसके लिए सजा बहुत कम हो गई है। एस ने कहा कि क्या तुमने मुझे सवाल किया है? शायद तुम भूल गई हो कि अपनी राय शेयर करने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है क्योंकि तुम अब एसएसजी काउंसिल की कोई नहीं हो। फ्रिजी ने उसे सॉरी कहा। उसके बाद अनिल ने जेन को वो डॉक्यूमेंट्स दिए और बोला कि तुम बहुत लकी हो मिस। सोचा था कि शायद तुम्हें हेल जेल में भेज देंगे। जेन ने कहा कि अरे तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। अनिल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ, लगता है सुप्रीमो को तुम पर कमजोरी है। जेन ने कहा कि मुझे उनकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अनिल ने कहा कि ठीक कहा, उनके साथ दोस्ती करना मतलब जंगल के खतरनाक जानवर के साथ दोस्ती करना है। लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि हेल जेल सबसे खतरनाक सजा है जो सुप्रीमो देते हैं तो ये गलत सोच रही हो, क्योंकि उनके पास इससे भी ज्यादा खतरनाक सजाएं हैं।
जेन बोर होकर बोली कि क्या तुम्हारी बकबक खत्म हुई? मुझे और भी बहुत काम करने हैं। ये कहकर वह डॉक्यूमेंट्स लेकर एस के ऑफिस जा रही थी और सोच रही थी कि उनमें मेरे प्रति कमजोरी कैसे हो सकती है। वह तो ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को हेल जेल में बंद रखते हैं। मीटिंग में थोड़ा पानी पीने के लिए उन्होंने मुझे पनिशमेंट दे दिया। तभी रास्ते में रेस सिल्वेनिया की गर्लफ्रेंड रॉक्सेन आ गई और बोली कि मतलब गॉसिप सच्ची थी कि तुम नई सेक्रेटरी बन गई हो, लेकिन इसमें इतना गर्व करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि तुम यहाँ एक काम करने वाली लड़की हो। जेन ये सब सुनकर भी चुपचाप जा रही थी, लेकिन रॉक्सेन ने उसे धक्का दे दिया। उसने कहा कि हम तुमसे बहुत ऊपर हैं, इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाती, क्योंकि तुम कभी मुझसे बेहतर नहीं हो सकती और ना बेहतर जगह जा सकती हो। तुम ठीक मेरे जूते की मिट्टी जैसी हो। जेन तब खड़ी हो गई और बोली कि मैं ऐसे किसी से कोई ओपिनियन नहीं चाहती थी जो हमेशा अपनी रैंक और इमेज को लेकर बहुत डरा रहता है। तुम सिर्फ अपना असली रूप सबको दिखा रही हो कि तुम असल में एक इनसिक्योर कुत्ते की बच्ची हो। ये सुनकर रॉक्सेन ने उसे थप्पड़ मार दिया और बोली कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ। जेन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे थप्पड़ को रेटिंग दूं तो ये 50 डिग्री होगा। अब मेरे इस 180 डिग्री के थप्पड़ को एक बार ट्राई करके देखो। ये कहकर उसने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि वह फ्लोर पर गिर गई। जब वह चली गई तो रॉक्सेन गुस्से में कहने लगी कि तुम्हें इसके लिए जरूर पछताना पड़ेगा। जेन एस के ऑफिस में किसी को न देखकर कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां रखकर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैडम वायलेट के पास ले आई। मैडम वायलेट ने कहा कि तुम्हें देखकर मुझे एक की याद आ जाती है, लेकिन उसने नहीं बताया कि असल में किसकी याद आती है। मैडम वायलेट ने उसे जल्दी हॉस्टल वापस जाने को कहा, क्योंकि कुछ देर में ब्लडी नाइट शुरू होने वाला है और अगर एसएसजी सेक्रेटरी को कुछ हो गया तो ये एसएसजी काउंसिल के लिए बहुत अपमानजनक होगा। इसलिए जेन जल्दी से चली आई। तब वेंसा ने उसे पकड़कर पूछा कि क्या ये सच है कि तुम्हारी रॉक्सेन से फाइट हुई है? जेन ने कहा कि लेकिन उसने पहले शुरू किया था और कह रही थी कि वह हमसे बहुत बेहतर है। वेंसा ने कहा कि ये पॉइंट नहीं है। जेन ने कहा कि बिल्कुल यही पॉइंट है। वेंसा ने कहा कि वो तब था जब हम बाहर थे, लेकिन याद रखो ये हेल यूनिवर्सिटी है, तुम खुद को खतरे में डाल रही हो। जेन ने कहा कि तो तुम मुझे क्या करने को कहती हो? वेंसा ने कहा हाँ, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो जो खतरे में पड़ोगी, हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। क्या कभी ये बात तुम्हारे दिमाग में आई? इसलिए फाइट करना छोड़ो और रैंक बढ़ाने पर फोकस करो, यही हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सब सुनकर जेन हैरान रह गई। वह कुछ बोले बिना जा रही थी। वेंसा ने उसे रोककर कहा कि तुम सिर्फ अपनी बात सोचती हो ना, स्वार्थी होना बंद करो, प्लीज हमारे बारे में भी एक बार सोचो। ये कहकर वह चली गई। उसके बाद उनके ग्रुप के सबको देखते हैं, वे सब पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे क्योंकि वे टॉप 10 में आने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां फ्रिजी आई और जेन से बोली कि सुप्रीमो तुम्हें बुला रहे हैं और तुम अभी भी अपने दोस्तों के साथ क्यों हो? वह कोई जवाब दिए बिना एस के पास जा रही थी। तब मैट ने उसे डराया और पूछा कि वेंसा के साथ क्या हुआ है। मैट ने कहा कि तुम सच में अपने दोस्तों को बहुत प्यार करती हो जेन? जेन ने कहा कि बिल्कुल करती हूँ। मैट ने कहा कि लेकिन मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारा प्यार धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, तुम सुप्रीमो के बहुत क्लोज हो रही हो। उसने मजाक में कहा कि लगता है मैं रिप्लेस हो रहा हूँ ना। जेन ने कहा कि हमें सिर्फ देखकर क्लोज लगता है क्योंकि हम साथ काम करते हैं, लेकिन असल में हम क्लोज नहीं हैं। वह तो कभी मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहता। मैट ने कहा कि जो भी हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में सिर्फ मैं ही हूं, मैं तो तुम्हारा क्रश हूं ना। ये सुनकर जेन हंस पड़ी। मैट ने कहा कि एस तुमसे ज्यादा काम करवाता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छा समय बिताना ही नहीं हो पा रहा है। जेन वहां से जा रही थी, तभी मैट ने पूछा कि अच्छा जेन कौन ज्यादा हैंडसम है, मैं या वो सुप्रीमो? लेकिन जेन ने उसे जवाब दिया कि बिल्कुल तुम। और तभी बगल के कमरे से एस बाहर आया और दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा हो गया और जेन को अंदर आने को कहा। उसके बाद एस ने जेन को बहुत कुछ सुनाया कि तुम्हारे दोस्तों के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार करना पड़ता है, तुम हमेशा बिजी रहती हो और बेपरवाह होकर घूमती हो। ये बातें कहते हुए एस को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने कहा कि और रॉक्सेन के साथ फाइट करके तुम्हें क्या फायदा हुआ? जेन ने कहा कि मैंने उसे 180 डिग्री का एक थप्पड़ मारा है और ये करके मुझे बहुत मजा आया। एस ने कहा कि रॉक्सेन यहाँ की क्वीन है, उसे कोई टच नहीं कर सकता, तुम उसे इस तरह नहीं मार सकती, तुम सिर्फ एक पावरलेस सेक्रेटरी हो। जेन ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव करे या मुझे तकलीफ दे तो मैं जरूर फाइट बैक करूंगी, चाहे वो क्वीन हो या सुप्रीमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीमो तो उसका ये साहस देखकर चुप हो गया। उसके बाद उसे सजा के तौर पर 1 हफ्ते पूरा कैफेटेरिया साफ करने को कहा। जेन ने तब तक इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी थीं कि उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन एस ने हर बार उसे बहुत कम सजा दी। उसके बाद क्लास खत्म होने पर जब वह जा रही थी, तभी सेलिन ने उसे पकड़कर कहा कि तुम बहुत खतरे में हो जेन, सिर्फ तुम नहीं, हम सब खतरे में हैं, मैं मजाक नहीं कर रही।
लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि तुम्हारे दोस्तों में से एक विश्वासघाती है। ये कहकर वह चली गई। उसके बाद जेन कैफेटेरिया साफ कर रही थी और मन ही मन एस को बहुत गालियां दे रही थी। तभी वहां एस आ गया। जेन ने उसे देखकर भी अनदेखा करते हुए ध्यान से काम करती रही। तभी एस ने अचानक पूछा कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। जेन ने कहा कि तुम अचानक इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहे हो। एस ने कहा कि शायद बात करते हुए काम करो तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। उसने कहा कि हमारी एक नॉर्मल फैमिली थी। मेरी माँ बहुत मेहनती महिला है। मेरी बड़ी बहन एलिसन बिल्कुल किताबों में बड़ी बहनों जैसी। वह बहुत सुंदर है और हर चीज में बहुत अच्छी है। उसके 2 बच्चे भी हैं। एस सिर्फ उसका मुस्कुराता चेहरा देखता रहा। एस ने तब उसके दोस्तों के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम तो उन्हें जानते हो। एस ने कहा हाँ, सिर्फ नाम जानता हूँ। मैं तभी किसी स्टूडेंट से मिल सकता हूँ जब वह लाइन क्रॉस करे। तब जेन ने उसके दोस्तों के बारे में बताना शुरू किया कि वे उसके फैमिली जैसे हैं। मिया उनके ग्रुप का दिल है। डेविड और जेरोम ऐसे इंसान हैं, अगर तुम हंसना चाहो तो उनके पास जाना पड़ेगा। वेंसा हमारे ग्रुप की सबसे साहसी है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा साहसी। वह हमेशा हम सब की सोचती है ताकि हम किसी भी तरह हर्ट ना हो। और मैट सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान है। ये कहकर उसने सुप्रीमो को उसके बारे में भी कुछ बताने को कहा। एस ने कहा कि बहुत कहानियां हैं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहकर वह चला गया। उसके बाद जब जेन का सारा काम खत्म हो गया तभी फिर एस आ गया और बोला कि तुमने सब कुछ बहुत जल्दी और खूबसूरती से किया है। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे और तारीफ सुनकर जेन शर्म से लाल हो गई। वह जल्दी से वहां से चली गई और एस तब बहुत खुश हो गया। खैर, उसके बाद जेन कैफेटेरिया से हॉस्टल लौट रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। ये समझकर वह बहुत डर गई और तभी कुछ लड़के उसके पीछे पड़ गए। वह दौड़कर भाग रही थी लेकिन वे सबने उसे पकड़ लिया। फिर उन्हें एक जगह बांधकर रख दिया और वे कह रहे थे कि अब तक किसी ने क्वीन रॉक्सेन को तकलीफ देने की हिम्मत नहीं की। मतलब वे डेमन गॉड गैंग के थे और रॉक्सेन के साथ फाइट के लिए ही उसे पकड़ कर लाए थे। तभी वहां उनके लीडर यानी रेस सिल्वेनिया आ गया। उसने सबको बाहर जाने को कहा और ये वही लड़का था जिसने एक बार जेन को बचाया था। लेकिन रेस ने आकर जेन को थप्पड़ मार दिया और बोला कि जैसा करोगे वैसा फल। ये रॉक्सेन के लिए था। मैं जानता हूं कि तुम बहुत साहसी हो, लेकिन तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा? वे तो तुम जैसी साहसी नहीं हैं। क्या होगा अगर मैं उन्हें तकलीफ दूं? मिया से शुरू करें तो कैसा रहेगा? जेन उसके इन सब बातों से बिल्कुल नहीं डरी। उसने कहा कि शायद तुम नहीं जानते कि मैं मौत को साथ लेकर घूमती हूँ और तुम जल्द ही मरने वाले हो। जेन ने उसे कहा कि तुम रेस सिल्वेनिया हो ना, तुम मुझे अभी छोड़ दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। रेस ने कहा कि मेरा ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जिसे तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। जेन हंसकर बोली कि मैं रेस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम चाहे जितना उसका मास्क पहनकर रेस बनने की कोशिश कर लो, मुझे कभी बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं पहले ही असली रेस से मिल चुकी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। ये कहकर उसने अपना मास्क उतार दिया और बोला कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मैंने सबको बेवकूफ़ बनाया है, यहाँ तक कि रॉक्सेन को भी। उसने कहा कि अब 6:53 बज रहे हैं। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो इसे सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो तुम ब्लडी नाइट में मर जाओगी। जेन ने और कुछ सोचे बिना हाँ कर दी और तब जेन जाते समय लड़के को बोली कि तुम्हारा सीक्रेट मतलब मेरा भी सीक्रेट। ये कहकर उसने उसे थप्पड़ लगाकर रिवेंज लिया और चली गई। लेकिन जेन बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह ठीक से जा नहीं पा रही थी। और तभी ब्लडी नाइट का अलार्म बज उठा। वह दौड़कर जा रही थी, तभी अचानक गिर गई। वह लड़कों को किसी तरह छोड़कर गेट के पास पहुंच गई, लेकिन वहां एक और लड़का आ गया। उसने उसे लात मारी और किसी तरह दरवाजा बंद कर दिया और तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। जेन डर से चिल्लाने लगी, लेकिन वो मैट था। सब उसके लिए बहुत चिंतित थे। वेंसा ने उसे डांटा कि क्यों वह हमेशा उन्हें चिंता में डाल देती है। मैट ने कहा कि ये सब छोड़ो, महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब सेफ है। जेन ने कहा कि नहीं, वेंसा ठीक कह रही है, ये मेरी गलती थी। मैं हमेशा सेल्फिश रही, कभी तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा कि तुम लोग मेरे लिए चिंतित रहते हो, इसलिए मैं सच में सॉरी हूँ। मिया और वेंसा ने उसे गले लगा लिया और उनके बीच सब ठीक हो गया। तब जेरोम ने कहा कि डेव तुम्हारे साथ था। उसने कहा नहीं। वे सब बहुत चिंतित हो गए। जेरोम और मैट बाहर जाकर डेव को ढूंढना चाहते थे, लेकिन जेन ने उन दोनों को जाने नहीं दिया। बाहर गए तो शायद उन्हें भी खतरा हो जाएगा, इससे समस्या और बढ़ेगी। वेंसा ने कहा कि जेन ठीक कह रही है, हम उसके लिए इंतजार करते हैं, यही बेहतर होगा। उसके बाद लड़कियां लेट गईं, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब डेव के बारे में सोच रहे थे कि वह अब भी जिंदा है या नहीं, उनका इस तरह इंतजार करना सही है या नहीं। उन्हें बाहर बहुत चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन हर रात की तरह उन्हें इन सब को इग्नोर करना पड़ रहा था। जेन उठकर मुंह पर पानी मार रही थी और तभी उसने देखा कि बाहर से डेव आ रहा है। वह काफी घायल था।
जेन ने उसे पकड़कर अंदर लाया और पूछा कि वह इतनी देर कहाँ था। डेव ने कहा कि वह इतनी देर छिपा हुआ था, सब चले जाने के बाद ही वह आया है। सब आकर डेव की देखभाल करने लगे। उन्होंने कहा कि वे उसके लिए बहुत चिंतित थे। वह बाहर क्यों था? क्या उसने टाइम नहीं देखा? डेव ने सबको सॉरी कहा और सोने चला गया। खैर, अगले दिन सुबह सब स्कूल के लिए तैयार हो गए और आकर देखा कि मैट सबके लिए खाना बना रहा है। सब खाना खाकर क्लास की तरफ गए और इधर बाहर सारा खून साफ किया जा रहा था। खैर, इधर सब क्लास जाते समय सर अल्वारेज ने जेन को बुलाया और बोला कि तुम अपनी ग्रेड को लेकर कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें हाईएस्ट ग्रेड दूंगा, लेकिन तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। जेन ने कहा कि लेकिन मैं अभी भी नहीं जानती कि वो हिडन लैब कहाँ है। उसने कहा कि तुम अपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाओ और उनकी हर मूवमेंट मॉनिटर करो। जेन ने कहा कि लेकिन अगर वे पकड़ लें तो क्या होगा? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती सर, मुझे अपने दोस्तों के साथ इस जगह से भागना है। अल्वारेज ने कहा कि एक तूफान आने वाला है, सबकी सेफ्टी अब तुम्हारे हाथ में है, इसलिए प्लीज सावधानी से रहना और उनके जैसे राक्षस बन जाना, क्योंकि राक्षस न बनोगी तो एसएसजी प्रेसिडेंट के साथ मिक्स नहीं हो पाओगी। रात को जेन ये सब सोच रही थी। उसके हाथ पर निशान हो गए थे कुर्सी से बांधे जाने की वजह से। वह सोच रही थी कि उनके साथ लड़ने के लिए क्या उसे भी राक्षस बनना पड़ेगा, क्या उसे उनसे भी ज्यादा खतरनाक बनना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जेन क्लास जा रही थी, तभी कुछ स्टूडेंट्स ने उसे बुलाकर मदद मांगी, लेकिन बाकी कहने लगे कि उसके अंदर कोई दिल नहीं है, वह एक मॉन्स्टर है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि तुम दूसरी सामंथा बनोगी, लेकिन तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो, तुम भी कुछ ठीक नहीं कर पाओगी। जेन क्या जवाब देती? उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वह वहां से दौड़कर चली आई।